डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर पार क्या मझधार क्या। यही कोशिश हम भी करते हैं। हमने भी अपनी नाव को झूठ के संघर्ष के मझधार में छोड़ दिया है और यकीन है हमको कि इस मझधार को हम पार करेंगे और सच के पास पहुंचेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। चैनल का नाम डीडी किसान, मैं आपका साथी घनश्याम। यहां तक की बात रवायत है मेरे शो की, बताना तो बता दिया, लेकिन आज किस में करेंगे बात, ये सबसे बड़ी बात है। आज बात उस बड़ी चुनौती की जो अक्टूबर एंड बोलूं या नवंबर के शुरू में बोलूं या कुछ कुछ हमें दिल्ली के आसपास दिखाई भी देने लगी है, वो है धुंध। ये फॉग से स्मोक तक का जो सफर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, और जब इस स्मोक की बात की जाती है तो फिर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द की दिक्कत, सीने में जलन, और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें खास तक दिक्कत होती है। और जब इसके एनालिसिस में जाते हैं तो कहते हैं भाई पराली जला दी है, इस पराली ने पूरे माहौल को खराब कर दिया है और पराली की वजह से ही इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जिस पराली को हम बदहाली कहते थे ना, वो खुशहाली में तब्दील होने लगी है। अब पराली खुशहाली से जो सफर तय कर रही है आगे, या फिर बोलूं बदहाली से जो सफर तय किया खुशहाली तक, वो किन किन चरणों से होकर गुजरा और आप कैसे इस पराली को खुशहाली में तब्दील कर सकते हैं। बात थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आज है पते की, और इस पते की बात को आज आपको डिटेल से जरूर समझना चाहिए, क्योंकि मौसम कुछ कुछ खराब होने लगा है। और आज तो अहोई का व्रत भी है, तो कई महिलाओं को यह भी चिंता है कि ये धुंध इतनी ना बढ़ जाए कि तारा ही नजर ना आए और व्रत ना खुल पाए। लेकिन फिर भी पराली को दोष देना अब बंद करिए, मौसम के दूसरे पहलुओं पे चर्चा करिए, क्योंकि पराली को लेकर अब कई तरह के उपाय आपके सामने हैं, सुझाव आपके सामने हैं, सॉल्यूशन आपके सामने हैं, जिनके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि पराली का मैनेजमेंट आपके उत्पादन को बढ़ा सकता है, आपके इनकम को बढ़ा सकता है। और सिर्फ ये कहने भर के लिए नहीं है, कई मशीन्स ऐसी हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं, सरकार के एफर्ट्स ऐसे हैं। तो इन टोटलिटी आज पूरे कहानी को नजदीक से समझेंगे। मेरे शो की रवायत है, शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करता हूं और फिर जब लौटता हूं तो मेरे साथ उत्कृष्ट मेहमानों का बेहद विशिष्ट पैनल जुड़ता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पराली को नजदीक से समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धान की कटाई के बाद फसल अवशेष पराली का निस्तारण करना किसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, लेकिन अगर पराली का बेहतर निस्तारण कर दिया जाए तो ये किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पराली का बेहतर निस्तारण करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और किसानों को फसलों से कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर पराली को खेत में जला दिया जाए तो ये हमारी मिट्टी और पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पराली का बेहतर निस्तारण कर लिया जाए तो ये मृदा और किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पराली को खाद बनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। पराली से बायोगैस बनाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रकार की पराली को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसान पराली को खेत में ही निस्तारित भी कर सकते हैं। पराली निस्तारण के लिए कई कृषि यंत्र भी आ गए हैं, जिन पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा छूट का भी प्रावधान है। किसान धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। साथ ही पराली निस्तारण भी हो जाएगा। किसान अगर किसी दूसरी फसल की बुआई करना चाहते हैं तो मल्चर से पराली निस्तारण कर सकते हैं। मल्चर से पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरकर खेत में ही बिखेर दिया जाता है। इसके बाद एमबी पलाऊ से खेत की गहरी जुताई कर पराली को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है।
किसानों को प्रोत्साहित कर जिम्मेदारी के साथ पराली का उपयोग सुनिश्चित करने और किसानों और उद्योगों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति के तहत धान की पुआल के आर्थिक उपयोग और इससे जुड़े हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा जागरूकता और शैक्षिक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि पराली प्रबंधन से कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि पराली प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कितने सार्थक साबित हो रहे हैं। तो ये तो आज समझेंगे ही कि कैसे पराली का प्रबंधन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन समझने की ये भी कोशिश कि बदहाली जो पराली थी वो खुशहाली में कैसे तब्दील हो रही है। और ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वो आपको समझाएंगे। परिचय मैं आपका करा दूं एक एक करके। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार नारायण राव काले साहब, एडिशनल कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ शिवाजी सरकार जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमेशा की तरह अपनी बात को बहुत बखूबी तरीके से रखते हैं। सर आज भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आपसे। स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर मुकेश जैन जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन फार्म एग्रीकल्चर हिसार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर मुकेश जैन, स्वागत आपका हमारे इस शो में। और साथ ही साथ चर्चा का हिस्सा है सत्यवान जी, हमेशा अपनी बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं और आज भी अपनी बात रखेंगे। सत्यवान जी बहुत बहुत स्वागत। आप एक प्रोग्रेसिव किसान हैं और किसानों में एक प्रेरणा भी देते हैं। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर काले आप ही से करना चाहूंगा। सर पराली को लेके कई तरह के मन में भ्रम है, कंफ्यूजन्स है, डायलेमा है कि भाई पराली है और नवंबर का आगाज है, ये दोनों बहुत खतरनाक है। सर क्या अभी भी वही स्थिति है या फिर हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं? नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज डीडी किसान को बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा रखी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये हमारे जो उत्तरी भारत क्या यहाँ पे ये पर्टिकुलरली पराली जलाने की समस्या बहुत आती रहती है और इसके लिए भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि विगत कई सालों के बाद जो है परिस्थितियां बदल रही है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रहा है। अब लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो है जो पराली है ये एक वेस्ट नहीं है, एक मतलब एक तरह का हम कहेंगे कि एक हमारे गड़ा हुआ सोना है, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ अर्जित भी कर सकता है किसान। और इससे कई चीज़ों में जो है हमारी जो कई वस्तुएं हम लोग उसके बना सकती है और हमारी उर्वरक जो क्षमता है, हमारी शक्ति है हमारी मृदा की, वो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं क्योंकि हमारा अवेयरनेस कैंपेन बहुत एग्रेसिव लेवल पे है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या किसान हो या पंचायत हो, हर जगह पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है। आप अगर देखेंगे कि अगर हम लोग 1 टन पराली हम जलाते हैं मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 60 किलो तक हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड 60 किलो मोनोऑक्साइड हो गया। फिर लगभग हम लोग जो है 1500 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर्स, इस तरह के हम लोग हवा में प्रदूषित करते हैं। और वही अगर हम लोग पराली अगर हम लोग ज़मीन में हम लोग मिलाते हैं तो लगभग हमको लोग 5.5 किलो जो नाइट्रोजन मिल सकता है हम लोगों को, उसके साथ जो है 2.5 किलो जो है हम लोग फास्फोरस मिलता है और लगभग 25 किलो जो है पोटैश मिलता है। और लगभग किसान जो है 1,500 से 2,000 रुपये तक जो प्रति हेक्टर जो है इसकी बचत कर सकता है। तो इससे क्या है कि आप इस एक विचार को जो है अभी परिवर्तन हो रहा है लोगों के अंदर कि जो पराली है एक समस्या नहीं है, बल्कि इससे आप अपनी आमदनी भी दोगुनी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन सर पराली से मिट्टी की सेहत का कनेक्शन ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि पराली जलाने से हमारी सेहत का कनेक्शन कितना बिगड़ता है तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत का कनेक्शन अच्छा कैसे होता है, वो सेहत दुरुस्त कैसे होती है, इस मैकेनिज्म को थोड़ा डीपली समझाइए सर।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आप अगर जो 1 टन, अगर 1 टन पराली अगर हम लोग मट्टी में मिला देते हैं मान लीजिए जी। तो उससे आप देखेंगे कि लगभग 5.5 किलो जो है हमको नाइट्रोजन मिलता है, 25 किलो जो है लगभग पोटैश मिलता है और 2.5 किलो हमको फॉस्फोरस मिलता है और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे ये तो मृदा टेक्निकल की टर्म्स थी जो बताया कि होता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से फसल की उत्पादकता में कितनी बढ़ोतरी होती है, फसलों को कितना फायदा होगा अगर मिट्टी को ये सारे तत्व मिल रहे हैं, उसके बाद का इंपैक्ट थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्शन जो है हम लोग लगभग 1 से 2 टन तक का हम इसमें जो रिसर्च है तो 1 से 2 टन तक हम लोग क्विंटल तक हम लोग पर प्रति एकड़ इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और आप 1,500 से 2,000 रुपये तक आप इसकी जो है बचत भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसमें फायदे ही फायदे हैं इस तरह। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है अगर पराली का सही से आप मैनेजमेंट कर पाते हैं। डॉक्टर मुकेश भी मेरे साथ हैं, हिसार से जुड़े हैं स्काइप से मेरे साथ। डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर काले ने जो कुछ समझाया उसकी बात को 2 कदम अगर आगे बढ़ाएं तो क्या सर लगता है कि धान फसल की कटाई और रबी फसलों के बीच का जो समय होता है वो इतना होता है कि पराली का सही तरीके से मैनेजमेंट हो जाए? क्योंकि एक फसल के बाद दूसरी फसल को पाने का जो समय है वो थोड़ा सा मुझे कम दिखाई देता है। क्या टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ी वजह है सर, जिसकी वजह से एक क्विक रास्ता किसानों को दिखाई देता है कि भाई पराली को जला दो? आपका एनालिसिस क्या है डॉक्टर मुकेश? दर्शक है उनको सबका स्वागत करता हूं। आवाज अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आई विल कनेक्ट यू अगेन सर, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन शिवाजी सर, आप ही से ये सवाल सर, क्या वो समय की गुंजाइश इतनी होती है जब ये सारे जितने भी फॉर्मूले डॉक्टर काले ने समझाए या जो हम पढ़ते हैं समझ रहे हैं, सरकार समझा रही है, वो हमें देती है मौका कि हम इस पराली का इस तरह से मैनेजमेंट कर लें कि उसके दुष्परिणाम हमको ना झेलने पड़े? नहीं, आपका कहना सही है कि क्योंकि 2 फसलें इतनी करीब में होती है जी, और हर दिन जो है किसी भी खेती के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए ये जो समय का जो वो प्रबंधन है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और समय का प्रबंधन के लिए यह है कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से इस तरह से पराली को निकाला जाए, जो जड़ से निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। और ये जो है खास करके हम देखते हैं जो मशीनें जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कटाई के लिए, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए जो खास करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका समस्या ज़्यादा है। पर हम देखते हैं कि बंगाल हो, बिहार हो या दक्षिण भारत में भी समय कटाई का लगभग यही होता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत, पर वहाँ ये नहीं होता है क्योंकि वहाँ के किसान जो है उसका इस्तेमाल जो चीज़ें हम अब कर रहे हैं कई तरह से वो कर लेते हैं। तो ये जब मैं समझता हूँ कि इस देश में ही 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं और उत्तर का जो किसान है उसको शायद इसका प्रबंधन का उतना आइडिया नहीं है जितना कि दक्षिण में या पूर्व में है। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है किसानों के आपस में भी अगर संवाद हो जाए तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है कि आखिर पराली तो वहाँ भी होती है, तो उसका वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि वहाँ भी यही समस्या है कि एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना है। कई जगह जो है धान की फसल के बाद धान की फसल भी लगती है, ये भी होता है, पर नए फसल के लिए तो पूरी ज़मीन वैसी ही चाहिए। तो इसलिए जितनी चीज़ें सरकार कर रही है वो अच्छी बात है, और जो उसका सप्लेटाइजेशन करके उसको ज़मीन में मिला देना, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ जो है पराली का, जैसे सत्यवान जी से मैं बात कर रहा था, पराली का एक जो है अलग से व्यवसाय भी हो गया है। कुछ लोग हैं जो मिडिल मैन काम करते हैं, पराली इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं कि अलग अलग उसमें कोई पत्तल बनाता है, कोई कई चीज़ें बनाता है, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पराली का जिस तरह से हम चाह रहे हैं उपयोग हो रहा वो नहीं हो रहा है, ऐसा हो। पर एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पराली को जो जलाया जा रहा है और उससे जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि डॉक्टर काले कह रहे थे कि कई तरह के जो गैसेस हैं वो जिस तरह से पूरे हवा में फैलती है, तो उससे काफ़ी जो है फसल को भी नुकसान होता है, आदमियों के सेहत को नुकसान होता है, और एक निश्चित रूप से वातावरण में जो है एक असहज सी बात तो होती ही है।
तो ये इन चीज़ों का जो है जल्द से जल्द हमें जो है एक समाधान जिस तरह से हम ढूंढ रहे हैं, मैं समझता हूँ समाधान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और किसान जो है खुद भी चाहेगा कि इस तरह की चीज़ें कम से कम हो, और अगर किसान को उस बाई प्रोडक्ट का जो है उसका कोई फ़ायदा होता है, और क्योंकि पराली जो है अगर पूरे देश का देखें तो करीब 500 मिलियन टन बताया जाता है, और पंजाब में ही जो है वो करीब 17 से 20 मिलियन टन का ये होता है। तो इसलिए पराली की समस्या अपनी जगह है, और उसके मैनेजमेंट करने की जो बात अब कर रहे हैं उसको हमें व्यापक रूप से देखने की ज़रूरत है, और अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी दूसरे क्षेत्रों के किसानों को बताने की आवश्यकता है। ठीक है, सत्यवान जी भी हमारे साथ हैं। तो सत्यवान जी, जो शिवाजी सर कह रहे हैं कि देखिए एक ही देश में एक ही कंडीशन है लेकिन अलग अलग उसका रिजल्ट है, ये राज्यवार विविधीकरण जो हम देख पा रहे हैं इसकी वजह क्या समझ आती है? किसान तो किसान ही है, कहीं मैनेज हो पा रहा है, कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं सत्यवान जी? देखिए घनश्याम जी, धान में कई वैरायटियां हैं, जैसे 1509 है, 1692 है, ये टाइट हाथ से नहीं कटाई, जितना भी धान हाथ से कटाई होता है उसकी पराली जो है लगभग सारी बिक जाती है। और जो मशीन से जो कटाई होती है जैसे 1509 है, 1692 है, या मोटे धान हैं, उनके झाड़ने में लेबर जो है उनको झाड़ नहीं पाती, वो टाइट होते हैं, तो उसको मशीन से हार्वेस्टिंग करवाना पड़ता है। और मशीन से जितनी पराली जो है मतलब पीछे जो निकालती है मशीन, तो उस अवशेषों को किसान ने मतलब मिट्टी में मिलाने में बड़े बड़े यंत्रों की ज़रूरत है, बड़े बड़े ट्रैक्टरों की ज़रूरत है, और जोत छोटी होती जा रही है। छोटा किसान उनको नहीं खरीद पाता। तो मेरा ये मानना है कि जैसे 10 लाख का कम से कम 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए, और उसमें सब्सिडी देने के बाद भी जैसे हम सुपर सीडर लेते हैं तो वो 2,70,80 हज़ार रुपये का आता है। तो उसमें जो है छोटे किसान या तो उनका एक ब्लॉक में इस तरह के यंत्र खरीदे जाएं और उनका कुछ जो है किराए पे चलवा दिए जाएं, एक तो ये है। दूसरा, जो मशीन के अंदर SMS होता पीछे, उसमें 50% मैं देखता हूँ मशीन वाले SMS को उतार देते हैं। SMS उतारने से किसान की समस्या बढ़ जाती है, वो पराली साबुत निकालती है मशीन पीछे। और SMS अगर चलाते हैं तो उसमें मशीन वाले का थोड़ा डीजल ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, तो वो SMS बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पराली को वो टुकड़े में काट देती है और उसमें जो भी यंत्र या मिट्टी में मिलाने में आसानी होती है। और मात्र 20-25 दिन में ही अगर आप पूसा डिकम्पोजर लगा के खेत में नमी है, अपने यंत्र से उसको जो है मिट्टी में मिला करके और आप पानी दे दें उसमें, तो 25 दिन में आपकी पराली का नाम निशान नहीं मिलेगा। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जैविक कार्बन भी बढ़ेगा और आगे पैदावार भी बढ़ेगी। और मैं हमेशा कहता हूं धरती बलवान होगी तो किसान धनवान होगा। तो ये किसान तो समझता है ना सारी चीजें, आप भी समझ रहे हैं तो दूसरे किसान भी समझ रहे होंगे, फिर बैरियर्स कौन से हैं वो जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाता है? देखो 20-25 दिन का, जैसे 1509 जो धान होता है उसकी अवधि 90 दिन होती है। अच्छा। और जो 11-21 होता है उसकी 120 दिन की अवधि होती है। तो 1509 धान जब किसान लगाता है तो बीच में वो गेहूं के और इसके बीच में एक फसल और लेने की कोशिश करता है, उसका टाइम बहुत कम होता है। तो किसान की मजबूरी होती है, उसके पास यंत्र नहीं होगा तो वो उसमें फिर सोचेगा भी इसको जल्दी से इसका खात्मा करके मैं अपनी अगली फसल बोऊं, और उस फसल को या चारे की फसल है या छोटी अवधि का मूली की फसल है या और भी कुछ लेना चाहेगा, और फिर उसमें वो फटाफट गेहूं भी लेना चाहेगा, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो किसान जो है उसको यंत्रों मतलब जो है खुद यंत्र नहीं ले पाता। तो मेरा फिर यही कहना है कि कोई ब्लॉक में या कृषि विज्ञान केंद्रों में इस तरह के ट्रैक्टर और ये यंत्र दिए जाएं जो कुछ कम जो है किराया लेके और किसान को जो है पराली से निजात दिला सकते हैं। उससे किसान का जो है मतलब जो लाभ भी होगा और पराली से निजात भी मिलेगी। ठीक है डॉक्टर काले, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है? मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, तो छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं जिसके जरिए, जैसा कि सत्यवान जी कह रहे हैं, कि कम खर्चे में बड़ा काम हो जाए हमारा?
नहीं, बिल्कुल सही बात कहा। हमारे किसान भाई ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया सबको। मैं कहूँगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि यंत्रों की जो है मतलब यंत्रों के माध्यम से ही हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने 2018-19 से इस स्कीम को लॉन्च किया है। CRM नाम से ये स्कीम होती है। और आप इसमें देखा कि अभी तक हमने जो है राज्य सरकारों को, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार जो है, इन 4 राज्यों को हम लोग इसमें स्कीम में सम्मिलित किया है। तो आप देखेंगे कि हमने लगभग इन चारों राज्यों को लगभग 3,500 करोड़ रुपीस इनको मुहैया किया है सब्सिडी के रूप में। और 3 लाख से ज़्यादा जो मशीनें हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूट की है। और आप जहाँ तक सवाल है कि इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकता है, क्या क्या प्रावधान है, तो जैसा कि हमने इस साल से हमने और इसको इजाफ किया है कि जो पहले 15 लाख का ही प्रोजेक्ट था, तो अभी 30 लाख के प्रोजेक्ट, मतलब एक अगर फार्म मशीनरी बैंक बोलते हैं या कस्टम हायरिंग सेंटर उसका नाम रखा है, तो उसको 30 लाख के प्रोजेक्ट पे हम लोग 80% में 24 लाख तक हम लोग उनको सब्सिडी प्रदान करते हैं। और आप अगर इंडिविजुअल फार्मर है तो उसको 50% तक हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं। और एक तो ये हो गया, और इसके बाद हमने जो है पैडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट भी हमने इसमें लॉन्च किया, तो जिसमें 65% जो है हम लोग सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो और 1.5 करोड़ तक हम उसका पूरा टोटल प्रोजेक्ट पे 1.5 करोड़ पे हम 65% को देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी प्रावधान किए हैं। और आज अगर पूरी तीनों राज्यों की अगर बात करें तो हम लोग लगभग 3 लाख से ऊपर मशीनें हैं। तो मशीनों की कमतरता कहीं पर भी नहीं है। ये हमारी इच्छा शक्ति की बात है। मैं ये बिल्कुल एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि हमारा पंजाब और हरियाणा किसान जो है हमारे बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही मेहनतकश है। और उन्होंने हमारे भारत देश को पूरे भूखमरी से लेकर आज सरप्लस की तरफ हमको बढ़ाया। तो उनकी एक मेहनत है। तो मैं कहूँगा कि मैंने पूरे देश के, दुनिया के कई किसान देखे हैं, एग्रीकल्चर देखा है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा का किसान जो है, जिस तरह से वो प्रोफेशनल है और अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी दाव जो है वो किसानी में लगा देता है। और इनके तरह इतना मेहनतकश कभी नहीं देखा। लेकिन ये छोटी सी चीज़, मैं आज इसमें अपील करना चाहूँगा कि ये छोटी सी चीज़ है कि अगर इनके जहन में ये बैठ जाए कि भाई इसको आग नहीं लगाना है, तो बिल्कुल नहीं लग सकती है। तो ये बात सिर्फ बात है कि वो खर्चे पे कैसे कम करने की बात करते हैं, तो वो छोटा रास्ता ठीक है। तो आप कह रहे हैं इलाज से पहले मर्ज को समझना जरूरी है, और वही समझने में थोड़ी सी कहीं चूक हो जा रही है। वैसे आपने पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात की, बाकी किसान आपसे नाराज ना हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझेंगे कि पराली का मैनेजमेंट आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। किसान भी मेरे साथ हैं, एक्सपर्ट भी मेरे साथ हैं, और सरकार की तरफ से पक्ष भी आज रखा जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज बात हो रही है पराली की। उससे होने वाली दिक्कतों को तो हम कई सालों से देखते ही आ रहे हैं, लेकिन आज बात उससे एक कदम आगे की है, बात उसके बेहतर प्रबंधन की है, बात सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों की है, और यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर काले, आप ही से फिर से शुरुआत करता हूं। सर, पराली प्रगति की तरफ बढ़ते हुए कदम है, ये कोई चुनौती नहीं है।
इस मैकेनिज्म को हमको कैसे समझना होगा और खुद समझने से ज्यादा कैसे समझाना होगा? देखिए, जहाँ तक हमने फील्ड सर्वे किया है, फील्ड में जाते हैं हम लोग, जी। किसानों से बात करते हैं, तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमें ये आ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अभी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है हमारे पास। सुपर सीडर हमारे पास एक अच्छा ऐसा हथियार आ गया है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे आप देखेंगे कि किसान बहुत सेटिस्फाई है उस टेक्नोलॉजी पर वो से। अफोर्डेबल नहीं हो रहा ना, अभी सत्यवान जी ने कहा वो अफोर्डेबल नहीं है सर, नहीं, छोटे मैं किसानों के उसी लिए। की बात कर रहा हूँ जी। कि आगे कि आप देखेंगे कि उसके लिए ज़रूरी है कि अभी वो उसको और रिडिज़ाइन करने की ज़रूरत है और उसको कैसे हल्का कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। तो अभी एक सरफेस सीडर भी आया है जिससे कि कम अपनी लागत, कम खर्चे से भी आप उसको कर सकते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है। तो अभी आप देखेंगे कि सुपर सीडर एक हमारे पास इसलिए अच्छी टेक्नोलॉजी माना जाता है क्योंकि एक किसान भाई का एक माइंड सेट बना हुआ है कि वो जब भी क्रॉप निकलता है, मतलब बुआई होने के बाद, वो देखना चाहता है कि मेरा क्रॉप कैसे बढ़ा है। लेकिन आप यही अगर हम लोग पहले जैसे हैप्पी सीडर यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता कि बहुत खर्चीला कम खर्चा आता था, तेल की खपत कम होती थी, लेकिन उसमें क्या होता कि पराली खड़ी रहती थी और उसके दिमाग, मतलब मन मस्तिष्क में ये बैठा रहता है कि वो क्रॉप नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर एक वो रहता था। लेकिन अगर आप हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उससे क्या है कि कई फायदे तो है ही उसमें। आप अगर जो आवारा पशु है वो भी अगर घूमते हैं तो अगर वो खाने का प्रयास करते तो वो नहीं खा सकते उसको, क्योंकि उनके मुंह को वो चबाता है, मतलब उसको चुभता है। तो इस तरह से कई फायदे तो है उसमें। अभी आप देखेंगे सुपर सीडर की बात कर रहे थे तो हमने भारत सरकार ने क्या कहा कि पहले ट्रैक्टर की इसमें सम्मिलित नहीं था इसमें, तो ट्रैक्टर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर भी हमने इसमें सम्मिलित किया गया। हाँ, इसकी जो सब्सिडी लिमिट है वो भी बढ़ा दिया है और हम लोग इसको प्रयासरत है कि किस तरह से पराली का प्रबंधन कर सके। अभी नई नई टेक्नोलॉजी, अभी इसमें बायो जो है हमारा CNG है, उसको भी हम काफ़ी बाहर से जो जर्मन टेक्नोलॉजी आई है वहाँ पे प्लांट्स लगने जा रहे हैं भारत। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये प्रयासरत होगा, तो इसके लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर वो किसान भाई अगर हमारे थोड़ा सा प्रयास करे और ये जो हमारी, अगर इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो इन सिटू मैनेजमेंट है, अगर आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और एक सिटू मैनेजमेंट, आप एक सिटू मैनेजमेंट में आप बंडल बना करके, गट्ठर बना करके आप उसको बेच सकते हैं। तो इसमें दोनों काम है। अगर फार्मर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कंपनी के साथ अब वो टाई अप करे और उसमें हम लोग 1.5 करोड़ तक हम उसको प्रोजेक्ट की मतलब एक तरह सा असिस्टेंस दे रहे हैं, उसमें 65% दे रहे हैं। तो एक तरह का काफ़ी प्रयासरत है भारत सरकार की, राज्य सरकार इसमें लगे हुए हैं सभी, मतलब कि किस तरह से इसको ICR, हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके लोग सब KVKs है, ये सारी जो मशीन, जो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, वो मशीनरी वो सारी लगी हुई है कि ताकि जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोग किस तरह से इसको कम कर सके हैं। तो हमारे प्रयासों में तो रंग आ रहा है, मतलब धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल जितनी करने का बातें भी आप हो कह रहा है। रहे हैं उन बातों को मैं समझ के और सुन के ये समझ पा रहा हूं कि जितने प्रयास किए जा रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं, समाधान रिजल्ट जिसको हम लोग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बोलेंगे उसको वो नहीं मिल रहे हैं नहीं अभी। मिल रहा। मैं समझ पा रहा हूं सर। सही। सत्यवान जी से पूछ लेते हैं। तो सत्यवान जी, इतनी सारी कोशिशें जो डॉक्टर काले ने बताई गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, और नई नई योजनाएं नए नए यंत्रों के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ हो रही हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या किसान वाकई समझ नहीं पा रहा है, या समझना नहीं चाहता, या उसकी आर्थिक मजबूरी है, या फिर व्यवसायिक मजबूरी है कि वो समझने को तैयार नहीं है? आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि आप किसानों के बीच रहते हैं, पराली को लेकर उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या सर? देखिए, पराली आज वेस्ट नहीं है, बेस्ट है। ये किसान अब पहले की बजाय अब बहुत कुछ समझदार हुआ है। अच्छा। इक्का दुक्का किसान है जो अब नहीं समझ पाता, क्योंकि हम भी एक किसान है और हम भी जो है ना प्रसार करते हैं, जिस मशीन में SMS नहीं होता हम उसको रोकते हैं, तेरा चालान कटवाएंगे, इसको SMS लगा, तू क्यों नहीं लगा रहा SMS। दूसरी बात,
अब जैसे हम बताते हैं, हम पराली 6 से 7 हज़ार रुपये में, अब जितनी भी 11-21 की है, 17-18 की है, 18-85 की है, ये तीनों वैरायटियों की 7 हज़ार तक पराली खरीदने के लिए मेरे गांव में कई ठेकेदार आए हुए हैं। वो पराली के लिए 10-5 एकड़ ज़मीन इकट्ठी लीज पे लेकर के और उसी पे स्टॉक करते हैं, और उससे पशुओं के लिए, उससे जो ये मशरूम लगाते हैं उसमें खाद बना कर उसका जो घर बनाते हैं मशरूम के लिए, उसमें भी यूज होती है। उसके साथ साथ मेरा जो आज़ादपुर मंडी है वहाँ भी पराली जाती है, वो पैकिंग के लिए, और रेस कोरस जो घोड़ों के लिए नीचे बिछाने के लिए वहाँ भी हर तीसरे दिन एक गाड़ी जाती है। उसके साथ साथ पराली के इतने काम है, प्लेटें बनती हैं, आज जो है पराली जो है बहुत कुछ काम आ रही है, और आच्छादन जो हम मल्चिंग करते हैं उसके लिए भी मेरे यहाँ से जो खरीद के ले जाते हैं, ज़मीन पे बिछाते हैं, उससे जो है ज़मीन में जो बैक्टीरिया भी अच्छे पनपते हैं। अच्छा। और उसमें जो नमी भी बनी रहती है। तो आज जो है बहुत कुछ किसान समझा है, किसानों को सब्सिडी भी मिली है यंत्रों पे, लेकिन जो मैं आपसे बताया, सब्सिडी जो है छोटा किसान जो छोटी होती चली गई। अगर 2 एकड़ का किसान इतने बड़े ट्रैक्टर सब्सिडी से भी खरीदना नहीं चाहेगा, और नहीं उसने खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसका मेंटेनेंस का भी खर्चा है। लेकिन कुछ किसान जो किराए पे काम करते हैं, उनका 3,000 से 3,500 रुपये 1 एकड़ को जुताई करने का मतलब वो खर्चा लेते हैं। और दूसरा जो अगर दूसरी जुताई करके बोता है तो किसान 1-8 एकड़ का सोचता है यार आग लगा दे तू इसको, जो है फिर दूसरी मशीन से तेरा 1,000 रुपये में काम हो जाएगा। तो यहाँ दिक्कत है। तो क्यों ना मैं फिर यही कहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र में या ब्लॉक हैं जो वीडियो के माध्यम से, पहले भी हमारे यहाँ ट्रैक्टर मिलते थे, इस तरह से अगर किए जाएं तो किसान और अच्छा काम कर सकता है। और किसान कभी आग नहीं लगाना चाहता, एक का दुक्का हम भी उसमें जो है हम तो बार बार कहते हैं, हमने स्लोगन अपने हमारे जितने भी कोठे होते हैं ना इसमें मतलब जो खेतों में, उसमें हमने लिख रखे हैं पराली को गड़ाओ जड़ाओ नहीं। तो पराली से हमारे जो मित्र कीट मर जाते हैं और प्रदूषण तो होता ही है। उसमें जो है हमारा अगर पराली को हम अंदर मिट्टी में मिला करके, अब मैंने 20 तारीख को मेरे पास BSc MSc जो बच्चे पूसा संस्थान में कर रहे हैं 75 बच्चे मेरे पास गए थे, उनको मैंने फर्क दिखाया। अच्छा। मैं जो 5 एकड़ में जो जैविक खेती करता हूँ उसमें बैक्टीरिया की जो है जैविक कार्बन अच्छा है जमीन में, उसने मेरे पड़ोस में इकट्ठे धान मतलब कटाई किए थे, तो मेरा धान मात्र 25 दिन में उसमें अवशेष नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही बैक्टीरिया ने खा करके उसका जो है खाद बना दिया। लेकिन पड़ोस में जिसमें उर्वरा शक्ति जमीन की कम थी या उसमें बैक्टीरिया कम थे, उसके अभी भी अवशेष बाकी थे। तो हम जो है इस तरह से जमीन में उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, और पर्यावरण को भी हम शुद्ध कर सकते हैं। ये सभी किसान भाई आज चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, सत्यवान जी कहते हैं ऐसे बताने से ज्यादा जब कविताओं के जरिए या शब्दों के जरिए हम समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। हाँ जी, तो इस वक्त जहन में कुछ चल रहा है जो मेरे व्यूवर्स समझ पाए एक्सक्लूसिवली आज? नहीं, ये तो हमने स्लोगन बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। अगर भाई आप जो है मतलब पराली को गड़ाओ नहीं, उसको मतलब जो गड़ाओ जड़ाओ नहीं। और जब आप पराली में लगाते हैं आग, तो हमारे जितने भी मित्र कीट हैं वो हो जाते हैं खाक, जल के वो साथ में मर जाते हैं। और जमीन की उर्वरा शक्ति, मेरा ये अपना अनुभव से तजुर्बे से बोल रहा हूँ, जमीन में सिलिकॉन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये सारी चीजें जमीन में बढ़ती हैं और जमीन इतनी पोली हो जाती है जमीन में। और कुछ आधी मात्रा हमने कर दी, जिसमें पराली हमने अंदर मतलब मिट्टी में मिला करके उसमें हमने DAP की, और जो किसानों ने आधी मात्रा से ही काम चल जाता है, उसमें ज़्यादा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसान ने थोड़ा और ज़्यादा, हमने किसी नुक्कड़ सभा से या नाटकों के माध्यम से, जैसे आपने ये प्रोग्राम आज चलाया, शायद इससे जो है काफ़ी किसानों को भी मतलब जो है समझ मिलेगी। शायद नहीं सर, पक्का मिलेगी। आप बैठे हैं डॉक्टर काले, पक्का समझ मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हम शायद वो कोई काम ही नहीं कर रहे। शिवाजी सरकार मेरे साथ मौजूद हैं। शिवाजी सर, असल में जो डायलेमा की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वो ये है कि किसान
करना तो चाहता है कि सब कुछ पर्यावरण के हिसाब से हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। एक बात ये भी निकल के आई कि भाई करेगा तब, ये सारी कोशिशें रंग तब लाएंगी जब किसान सही में समझ पाएगा कि पराली कितना दुष्परिणाम हमको और हमारे समाज को दे रही है। वो समझ डेवलप नहीं हो रही है शिवाजी सर, या वो समझ डेवलप करना नहीं चाहता है, या फिर किसी तरह की और कोई बाध्यता है जो उसको रोक रही है ये करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो समझता नहीं है, चीज़ों को समझता है। अच्छा। पर चीज़ों को समझने के बाद भी कई बार जो है कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिसमें एक आर्थिक परेशानी है। और जैसे कि खेत, अगर मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास या किसी भी सड़क के आसपास एक्सेसिबल जगह पे है, तो वहाँ पर जो चीज़ें कह रहे हैं कि पराली का बेचना और ये सारी करना, ये अपने आप में एक अलग मैकेनिज्म है। तो वो सारा करना शायद आसान होता है, पर अगर वो जगह से दूर है, अंदर है काफ़ी, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हम कह रहे हैं मशीनों के उपयोग के बारे में। मशीनों का जो है खर्चा जो है 25 से 30 लाख होगा जो सुपर सीडर है, और सुपर सीडर जो है एक आदमी लेके कितने दिन चलाएगा? तो सवाल है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट के साथ सब्सिडी मिलने के बावजूद जो है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। और वो जो सारी कॉस्ट है उसको किस तरह से वो सारे साल मेंटेन करेगा, क्योंकि बेसिकली जब हार्वेस्ट सीजन होगा या बुआई का टाइम होगा, सोइंग ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, तो 1 महीना 1.5 महीने का जो वक्त है उसी वक्त वो चलेगा। साल में 3-4 महीने समझ लीजिए चलेगा वो, तो उसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो तो कम नहीं आएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसके पैसे कैसे आएंगे, इसको भी देखने की ज़रूरत है। बार बार बात हो रही है, जैसे सत्यवान जी कह रहे हैं कि अगर हम क्लस्टर्स में उसको करें, पर क्लस्टर्स में करने की बात जो है बहुत आसान है, पर सारे लोगों को जोड़ के क्लस्टर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, गाँव में हो चाहे शहर में हो। तो क्लस्टर कैसे बनेगा, उसमें क्या विज्ञान केंद्र जो है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें कोई मदद कर सकते हैं? पर वो एक अलग सिस्टम है एक्चुअली, कृषि विज्ञान केंद्र में वो चीज़ नहीं आती है, वो उसको तो एक बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चीज़ है। तो उसको हम कैसे करें, ये चीज़ देखने की। दूसरी चीज़ जो है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हम कह रहे हैं और उसका जो लोगों तक पहुंचाना, और सवाल है कि खेत की जोत अगर छोटी है तो मशीनें वहाँ बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं होती हैं। अच्छा। क्योंकि मशीनों का अपना एक बड़ा आयतन होता है, उसके बड़ा होता है, उसके ऑपरेशनल जगह चाहिए, उसके हिसाब से मशीन मूव करती है। तो वो फैलाव अगर उसको नहीं मिल रहा है तो मशीन के लिए भी एक समस्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने की चीज़ है। और हमें, मेरे ख्याल में एक चीज़ और है, डॉक्टर काले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हम जो जोत की जो एक मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि अब मोस्टली जोत छोटे होते चले जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे बड़ा कर सकें, ये अपने आप में एक समस्या है। और तीसरी एक चीज़ अगर आप बात करें जी, तो सबसे बड़ी चीज़ अगर देखनी जाए तो किसान जो है, ये जो सारी चीज़ें सत्यवान जी बता रहे हैं कि हर किसान मेरे ख्याल में इसको नहीं समझ रहा है कि इसको ज़मीन को उर्वरा की तरफ इस्तेमाल करना, अगर सुपर सीडर नहीं है और उस तरह की मशीनें नहीं है तो फिर पराली का प्रबंधन कैसे होगा? ये भी अपने आप में एक चीज़ है। ये ज़रूर है कि बहुत से लोग पराली ले जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें उससे बन रही है, ये भी सही है, पर एक्सेसिबिलिटी जो है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा उसको देखने की ज़रूरत है। और ये मैनेजमेंट जो है कोई आसान काम नहीं है, अकेले किसान वो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देख के कहें तो किसान की पराली जलाना, मैं समझता हूँ खुद नहीं चलाना चाहता होगा वो, पर जब मजबूर हो जाता है तब वो जलाता है। और ये जो है हमें, इसीलिए मैंने कहा कि हमें जो देश में, अभी सत्यवान जी ने भी कहा कि कई तरह के नए पौधों में भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, और ये समस्याएं दूसरे क्षेत्रों में जहाँ नहीं आती है वहाँ से सरकार, मैं समझता हूँ कि एक मेरा सुझाव है कि एक इंटरैक्शन जो है दूसरे क्षेत्रों के किसानों के साथ कैसे हो सकता है, ये अगर करा जाए तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा। वहाँ की जो सामान्य प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ अगर इसकी ज़रूरत नहीं हो रही तो यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ मशीनों का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, पौधे की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें भी होती है, पर उसके बावजूद अगर एक हिस्से में हो रहा है इस्तेमाल उसका, तो दूसरे जगह भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, तरीका थोड़ा फ़र्क करना पड़े, इस तरह से आ सकता है। तो इन चीज़ों का एक इंटरेक्शन, चाहे आजकल तो देखिए एक इंटरेक्शन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसानों को वहाँ हर जगह ले जाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
अलग अलग जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो अपना नेटवर्क उनका है, उस नेटवर्क के ज़रिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये बातें करवा सकते हैं। और इस तरह से है जो है, मैं समझता हूँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल नॉलेज से मैनेजमेंट हो रही है, वो चीज़ें जो है हम उसको कैसे अडॉप्ट करें। और निश्चित रूप से ही जो चीज़ एक ज़मीन पे हो रही है वो दूसरी जगह एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होगा, उसके तरीके होंगे अलग फ़र्क से, तो पर एक दूसरे का जो नॉलेज ट्रांसफ़र है उस तरह से हो सकता है। तो ये देखिए, कहना बहुत आसान है यहाँ बैठ के, पर इसको अगेन चाहे सरकार के लेवल पे हो, कृषि विज्ञान केंद्र के लेवल पे हो, या किसान अपने संगठन बना के करें, इन सब के लिए भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, पैसे की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्री में हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करके। ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा जवाब, धान की कटाई के बाद पराली के धुएं के साथ पॉलिटिक्स का धुआं भी दिखता है, ये विषय पॉलिटिक्स का भी हो गया। नहीं, पॉलिटिक्स का धुआं तो उसमें है ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि पॉलिटिक्स का फेवर उसके पास हो और धुआं दूसरे के पास जाए, तो वो चीज़ वहाँ हैप्पी सीडर भी काम नहीं आएगा, वहाँ कोई सीडर काम नहीं आएगा। और पॉलिटिकल उस पर अगर चले जाएंगे तो समस्याएं बढ़ी जाएगी। ठीक है, हम विषयांतर भी हो जाएंगे, जो मैं होना नहीं चाहता। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए, सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मर्ज का जानना पहले जरूरी है, इलाज तभी हो पाएगा। छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूं मैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात हो रही है पराली की और पराली के मैनेजमेंट की, और यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चर्चा करके चले जाना मकसद नहीं है हमारा, कुछ बातें आप तक पहुंचे और सार्थक तौर पे पहुंचे, यही मेरी कोशिश रहती है शो के जरिए। डॉक्टर काले मेरे साथ हैं। डॉक्टर काले, किसान से उद्योग तक के बीच की अहम कड़ी पराली हो सकती है, आपने 2 फेजेस में अब इस चर्चा में समझाया, लेकिन सर ये होगा कैसे? क्योंकि ये तो बेसिक ही चीजें नहीं हो पा रही हैं, किसान समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर खेत से लेके उद्यमिता तक पहुंचने के लिए तो बहुत लंबा एक टास्क हो सकता है सर। कोशिशें क्या उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, या फिर अभी थोड़ा और पुशअप की जरूरत है सर? हाँ बिल्कुल, मैं आपके सामने एक सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। प्लीज सर। हमारे पत्रकार बंधु और हमारे जो सत्यवान किसान भाई, इनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या है बेसिकली क्या होता है कि ये जो पराली जो जलाते हैं इसको पार्शियल बर्निंग बोलते हैं उसको। ये मतलब पूरा डंठल का डंठल पूरा नहीं जलाते हैं किसान भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे फंसा हुआ है, ये है हमारा जो कंबाइन हार्वेस्टर्स है। तो कंबाइन हार्वेस्टर क्या होते हैं, ये एक तो क्या है कि अपनी बचत के लिए, तेल की खपत की बचत के लिए बहुत ऊपर से काटते हैं, क्योंकि क्लॉबिंग का भी प्रॉब्लम आता है, उसमें समस्या आती है, तो ये सबसे ऊपर से काटते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि जब हम लोग जब सुपर सीडर और पीछे अगर एसएमएस नहीं लगाते, क्योंकि मैक्सिमम तौर पे अब देखेंगे कि अगर किसान भाई अगर इसमें पीछे अगर हम अपना एसएमएस लगाते हैं
सुपर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम अगर लगाते हैं जी। उसके लिए भी सब्सिडी प्रदान किया है गवर्नमेंट ने उस खरीदने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर SMS नहीं लगाते हैं तो उसमें जो खपत जो लगभग 2 लीटर की जो आता है डिफरेंस, उसके लिए वो जो है वो लगाता नहीं है उसमें, ताकि फिर उसकी बचत हो जाए। तो अगर वो SMS लगाए तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो आपके जो पराली है वो छोटे छोटे पीसे टुकड़ों में होता है और स्प्रेड होता है, जी, तो उससे आपकी समस्या बिल्कुल 0% पे आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि डंठल रहते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जब आप ये हमारा स्ट्रॉन्ग अपना सीडर लगाते हैं, मतलब सुपर सीडर जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो क्लॉगिंग प्रॉब्लम आता है, वो चला नहीं सकता है। और उसमें क्या होता है कि एक तो क्लॉगिंग का भी प्रॉब्लम है और उसकी क्षमता भी मतलब ज़्यादा चाहिए उसके लिए, और खपत भी बढ़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं किसान भाई जो है वो ऊपर की परत जो है उसको जला देते हैं, जो पार्शियल बर्निंग है। तो मैं किसान भाई से यही अपील करना चाहता कि ये छोटा सा है, ये छोटा सा प्रयास है। अगर वो ऊपर की परत जो है हाथ से हटा दे, हाथ से हटा करके बाजू कर दे और अपनी अगर जुताई सुपर सीडर से कर दे तो इससे और बड़ा कोई सॉल्यूशन आपके लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये है कि आपको किसान भाइयों को प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों तक हम अवेयरनेस पहुँचाए, लोगों तक बताए, लेकिन यही है कि वो किस तरह से समझ सकते हैं इसके लिए बात आगे है। जैसा कि हमारे सत्यवान भाई ने बताया कि मशीन जो कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें कि क्लस्टर की बात हो रही, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर हम खास तौर पे जो है ये जो हमारी सोसाइटीज़ है उन्हीं को देते हैं, प्रदान करती है। और इसमें सारे सदस्य होते हैं और वो बहुत ही रिजनेबल रेट पे, क्योंकि किसानों की बनाई हुई ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है सारी, तो किसान भाई अपना तय करते हैं, रेट तय करते हैं। तो इसमें उसको मशीनें उपलब्ध होने की कोई भी समस्या नहीं या रेट की कोई भी समस्या नहीं कि बहुत ही हाई लेवल पे उसके चार्जेस हो रहे हैं। तो इस तरह की पूरी प्रबंधन हमने पूरा सिस्टम स्टडी करके जो है उसमें सबको मतलब ये जो सॉल्यूशन किस तरह से हो इसके लिए सब तब प्रयास है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब उसमें देखिए कि हमारा बायो CNG की बात है, तो उसमें देखो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने इसको बिल्कुल गारंटेड इसमें ये दिया है कि पर केजी बायो CNG कितना होगा। तो इसलिए ये है। और हमारे जो मान लीजिए कि हमारे MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनके भी प्रयास है ताकि ये टोरीफाइड जो है क्योंकि पराली से टोरीफाइड जो है हम पैलेट्स बनाते हैं जो कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है उसके लिए भी सब्सिडी प्रदान करते हैं उनके द्वारा। और बात ये भी है कि ये जो है ये जो हमारी जो थर्मल पावर प्लांट्स है जितने भी नॉर्थ ईस्ट पूरे भारतवर्ष में ही जो है उसमें जो है उन्होंने 5 से 7 मतलब उसको जो है को फायरिंग है, मतलब कोल के साथ उसको लगाने का मतलब कंपलसरी किया है। कोई भी ऐसा जो पावर प्लांट है वो नहीं इससे बच सकता है, कोई एग्जम्पशन नहीं दे सकते उसको, तो उनको 5 से 10% तो उनको करना ही करना है। तो इस तरह के भारत सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार किसान भाइयों के इसमें हैं। आप ये देखेंगे कि जैसे हमारे किसान भाइयों ने बताया कि जैसे आपका साउदर्न बेल्ट है जहाँ पे कि पराली जलाने की समस्या कम है, क्योंकि वहाँ पे पराली जो है उसको बहुत विभिन्न यूज़ करते हैं, जैसे कि चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, छत के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी और चीज़ों के लिए वो जो है क्रॉप को ढकने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है उनको कोई समस्या नहीं, बल्कि उनको शॉर्टेज है मतलब पराली की। तो इसलिए वो दोनों गवर्नमेंट के बीच में, दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि किस तरह से यहाँ की पराली वहाँ तक भेजा जा सकता है। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन जो है हमारा वो चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा जो नॉर्थ बेल्ट में जो है हमारी एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे हरे चारे की बहुत डिमांड है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पराली है वो पराली को भैंसों को या मान लीजिए हमारे एनिमल हस्बेंड्री में इसको बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर चारे का लिए इस्तेमाल हो जाए तो इसमें कोई ये नहीं, लेकिन अभी बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही कि चारे को किस तरह से हम लोग छोटे छोटे जो है पाउडर रूप में उसको बनाया जाए, उसको पैकिंग कर दिया जाए। और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिस तरह से ड्रॉट एरिया आता है, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे चारे की समस्या आती है, तो इस तरह से स्टॉकिंग होगा और वहाँ पे उस राज्यों को सप्लाई किया जाएगा। जब भी इसकी ड्रॉट मैनेजमेंट की समस्या आती
थी, तब जहाँ पे बारिश कम हो गई और जानवरों की समस्या आई तो वहाँ पे भी उसको सप्लाई कर सके। तो इस तरह से निरंतर प्रयास जो है भारत सरकार कर रही ताकि ये जो समस्या है हमारी खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर काले जो कुछ एक्सपेरिमेंट पहले किए गए, जैसे बायो डिकम्पोजर से पराली को गलाने का हो, बायोएथेनॉल या फिर बिजली बनाने का हो, क्या वो उतने इम्पैक्टफुल तरीके से हमारे सामने आ पाए जितना उनको शुरू करने से पहले सोचा गया था, खासकर दिल्ली में? बायोडिकम्पोजर का तो अभी काफ़ी अच्छा उसमें रिसर्च हो रहा है। अभी तो कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम समस्या है कि आपकी जो पराली है वो 30 दिन लगते हैं लगभग उसको गलाने के लिए, मतलब आप लगाने के बाद। तो इसलिए जो समस्या सबसे बड़ी वो वही के वही रह जाती है। तो किसान भाई जो है वहाँ से मतलब उसको लगाने के लिए प्रयासरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। लेकिन ये जो है अगर पराली अगर इकट्ठा करके अगर एक पिट में अगर डाल दे और उसमें अगर ये हम लोग बायोडिकम्पोजर डालें तो उसमें खाद बहुत अच्छी तरह से आपको मिल सकता है। लेकिन उसकी उतनी लिए अपने पास उतनी ज़मीन उपलब्ध ना रहती नहीं है किसान भाई को। लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर खाद बनाने के लिए। और बाकी आपका बायो सीएनजी के प्लांट है जो इसमें सार्थ करके हमारी जो है एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, उसके द्वारा ये प्लांट स्थापित करने के प्रयास जारी है। अभी मेरे ख्याल से 10 प्लांट की मेरे ख्याल से सैंक्शन हुई है हमारे नॉर्थ बेल्ट के लिए। तो वहाँ पे जो है कि ये प्लांट जब लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या है कि एक तो बायो सीएनजी भी मिलेगा, उसका जो स्लरी है उसको स्लरी को भी यूज़ हो जाएगा किस तरह से खेतों में, क्योंकि स्लरी निकलती है। तो साथ साथ में जो है एक हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी उससे निकलता है, तो उसको भी हम लोग किस तरह से इसको अपने खेतों में यूज़ कर सकते। तो हमारी बात जो है अभी हम लोग रिसेंटली हमने जर्मनी के साथ बात हो रही है, क्योंकि स्लरी को निकलने के बाद उसको खेतों तक पहुँचाना है, एक बड़ी समस्या है मतलब हमारे सामने टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ट्रांसफ़र हो सकते। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से अब हमारे किसान भाई को बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे विश्व में अर्जेंटीना ऐसा देश है जहाँ पे 90% 80 से 90% जो खेती जो है पूरी तरह से जीरो टिलेज पे है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो टेक्नोलॉजी भी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो जुताई का जो जोत है वो लगभग 500 एकड़ की है। मतलब एक किसान के बाद लगभग 500 एकड़ होगी वहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे 5 एकड़ से कम जो 86% है। तो लेकिन वहाँ की जो बड़ी मशीन है वो हमारे देश के लिए सुटेबल नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री उनकी इंडस्ट्री कैसे आपस में जुड़ जाए और कैसे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए, जॉइंट वेंचर हो जाए, और वो जो है छोटी मतलब हमारे यहाँ पे जिस तरह से कस्टमाइज हो जाए मशीनरी और हमारे देश में उसको इस्तेमाल हो जाए और किसानी की समस्या हल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें सत्यवान जी हम सुन रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि देखिए कि बायोगैस बनेगी तो बायोगैस से एनर्जी बन जाएगी। हम कह रहे हैं भूसा भी बिक रहा है हमारा, मिट्टी की सेहत भी अच्छी हो सकती है। सर ये हो सकती है कि इतर हम ये कब कह पाएंगे कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि पराली स्टिल इज अ बिग चैलेंज। आपको क्या लगता है ये चुनौती कब होगी सर? नहीं, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। हाँ। मैंने गोबर गैस प्लांट लगा रखा, डॉक्टर डबास ने पूसा संस्थान में, उन्होंने मेरे लगवाया था 8 साल पहले। अच्छा। जिस खेत में मैंने गोबर गैस की सलरी चला दी जी, उस खेत में अवशेष बहुत ही जल्दी जो खाद के रूप में, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अच्छे से पनपते हैं, जैविक कार्बन बहुत है, तो गोबर गैस की सलरी से किसान, मैं ये कहता हूँ रामबाण है जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो नहीं भी करते उनका फर्टिलाइजर भी आधा हो सकता है, वो भी अगर चलाएं तो ये अच्छी है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ समस्या क्या आती है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की भी मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अब की बार तो बहुत ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं की हैं, हर गांव में वो गए हैं, हमारे को भी साथ ले गए हैं, कुछ जो किसान कर रहे हैं उनका खेत भी दिखाया है, तो ये इससे भी काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन समस्या कहाँ आती है, ये साइंस बता रही है कि किसी भी अवशेषों को सड़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। जी, जैसे ही हमने अवशेष मिट्टी में तो मिला दिए जो पराली के अवशेष थे, तो उसमें साथ साथ अपनी दूसरी कोई सब्जी की फसल लगा दी, तो वो फसल को नाइट्रोजन ना मिलके पराली ले लेती है, उसको अवशेषों को सड़ने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। तो किसान अगर उसमें 10-15 दिन का टाइम दे उसको डिकम्पोज होने के लिए,
तब उसको पूरा लाभ मिलेगा। अगर किसान साथ साथ फसल लगा देता है तो उसकी फसल थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पूरी नहीं मिल पाती उसको। अच्छा, वो अवशेष ले लेते हैं नाइट्रोजन को सड़ने के लिए, और ये हमारे साइंटिस्टों से ही हमने सीखा है। तो उसमें बीच में 15-20 दिन का अगर किसान टाइम देता है तो वो फसल मतलब गड़ के सड़ के खाद के रूप में कन्वर्ट होकर के उसको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। लेकिन किसान इतना आनन फानन में दूसरी फसल लगाता है, फिर उसको सड़ने के लिए नाइट्रोजन पौधे को ना मिलकर अवशेष ले लेते हैं, उसकी फसल कमज़ोर नज़र आती है। जिसने पड़ोस में आग लगा दी उसकी थोड़ी ठीक नज़र आती है, वहीं पे किसान फिर उस चीज़ से मतलब हट जाता है। तो ये किसान को समझाना होगा और किसान ने भी समझना होगा। पर लेकिन जब 109 बीजों का कार्यक्रम हुआ था, आप वहां गए थे, प्रधानमंत्री ने यही कहा था हाँ जी, हाँ कि जी। दूसरों से ईर्ष्या के चक्कर में नहीं करना है नहीं काम, करना है। अपना समझना है। हाँ। तो ये किसान नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, किसान ने आप भी समझ तो पा बड़ा रहे हैं। चेहरा है सर, किसानों को ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे आप नीचे? नहीं समझा पा रहे हैं, हम भी बताते हैं। लेकिन कई बार किसान क्या करता है कि उसने ये सब किसानों को नहीं पता भाई नाइट्रोजन ये अवशेष ले रहे हैं, इसमें 10 दिन का 15 दिन का आप थोड़ा सब्र रखो, यही फिर नाइट्रोजन लेके यही फिर आपको छोड़ देगी नाइट्रोजन, सब कुछ आपको पोटास भी ठीक है देंगे सर। ये सारी उर्वरा शक्ति देंगे। ठीक है, 55 सेकंड सरकार सर आपके लिए बचे मेरे पास। सर इस 55 सेकंड में गागर में सागर भरनी है आपको। आखिर में कुछ ऐसी बात जो किसानों को वाकई समझने की सख्त जरूरत है। सर अब 50 सेकंड ही रह गए। देखिए, किसानों को समझने की ज़रूरत है और समझाने की भी ज़रूरत है। जैसे पराली को बायोगैस के लिए इस्तेमाल करना, जी, अब किसान तो बायोगैस नहीं बनाएगा, तो बायोगैस के प्लांट तक उसका कैसे पहुंचेगा? और बायोगैस का प्लांट भी जो होगा वो सिर्फ पराली से तो नहीं चलेगा, उसको रेगुलर फीड होनी चाहिए, तभी बायोगैस का प्लांट भी होता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें किसान समझना चाहेगा ना, कि किसान को हमें बताना पड़ेगा जब बायोगैस का प्लांट लगा रहे हैं वो लगातार चलता रहेगा, तभी जो बाकी उसकी स्लरी है वो सारी चीज़ों का फायदा उसको मिलेगा। और उस तक कैसे उसको पहुँचाया जाए उसकी मैकेनिज्म हमें डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार होता है, पर उसको ये समस्या को समझने की ज़रूरत है कि उसके पास कैसे पहुँचे। और सबसे बड़ी चीज़ें मैं समझता हूँ, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह एक संवाद स्थापित कर रहे हैं, सत्यवान जी जैसे कह रहे हैं, वो संवाद को मैं समझता हूँ और सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे कि उन चीजों को समझ ले और निश्चित रूप से पराली से उनको फायदा होगा। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, तो कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोशिशों को और रफ्तार दी जाने की जरूरत है। लबोलबाब यही समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर इस मौसम की जिम्मेदारी हमारी है, इस वातावरण की जिम्मेदारी हमारी है, पराली के निस्तारण की जिम्मेदारी हमारी है। दीपावली बहुत नजदीक है, पटाखों को कम जलाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। रोशनी का त्योहार है, रोशनी के साथ खुशियां मनाएं। पटाखों को बाय बाय कह सकते हैं, अगर नहीं भी कह पा रहे हैं तो उनकी तादाद को जरूर कम करेंगे, मैं जानता हूं। तो एक दिया सिर्फ खुशहाली के नाम जलाना है इस बार, पटाखों को नमस्ते कहना है, दिवाली से नाता जोड़ना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का लिंक YouTube पे आपके पास होगा। आपके कमेंट का, आपके रिएक्शन का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। कीप वॉचिंग टीडी किसान। खान से बने किंग